बहुत समय पहले की बात है जब समुद्र किनारे बसे एक नगर ताम्रलिपि पर राजा चंद्रसेन का राज हुआ करता था। राजा से मिलने के लिए हजारों लोग उत्सुक रहते थे। उन्हीं में से एक था नवयुवक सत्वशील। सत्वशील को काम की तलाश थी, इसलिए वो हर दिन राजा चंद्रसेन से मिलने के लिए उनके राज्य महल पहुंच जाता। अफसोस उसे हर बार दरबारी भगा देते थे। ऐसा होते होते बहुत समय गुजर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो राजमहल के साथ ही हर उस जगह पहुंच जाता जहां राजा की सवारी जाती थी। एक दिन राजा भ्रमण कर अपने सैनिकों के साथ महल की ओर लौट रहे थे। तेज धूप होने के कारण राजा को काफी तेज प्यास लगी। सैनिक इधर उधर पानी ढूंढने लगते हैं, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं होता है। तभी राजा अपने मार्ग पर सत्वशील को देखते हैं। नवयुवक को देख राजा पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास पानी है? सत्वशील तुरंत राजा को पानी पिलाता है और साथ ही मीठे फल भी खिलाता है। राजा उससे काफी प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें कुछ भेंट देना चाहता हूं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? भूपति चंद्रसेन के सवाल पूछते ही झट से सत्वशील कहता है कि महाराज, मैं लंबे समय से काम की तलाश कर रहा हूं। अगर आप मुझे कुछ काम दे दें तो आपकी बहुत कृपा होगी। इतना सुनते ही राजा तुरंत उसे अपने दरबार में नौकरी दे देते हैं और कहते हैं कि उसके द्वारा पिलाए गए पानी का उपकार वो जीवन भर याद रखेंगे। वक्त बीतता गया और अपनी प्रतिभा की वजह से नवयुवक राजा का बहुत करीबी बन गया। एक दिन भूपति चंद्रसेन सत्वशील से कहते हैं, हमारे नगर ताम्रलिपि में बेरोजगारी काफी बढ़ गई है, इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। इतना सुनते ही नवयुवक कहता है, आप हुक्म कीजिए महाराज। राजा कहते हैं, हमारे पास एक टापू है जो काफी हरा भरा है। अगर वहां कुछ खोज की जाए तो काम के कुछ अवसर मिल सकते हैं। इतना सुनते ही सत्वशील जी महाराज कहकर टापू के लिए रवाना हो गया। समुद्र के रास्ते टापू के पास पहुंचते ही सत्वशील को पानी में तैरता हुआ एक ध्वज नजर आता है। ध्वज को देखते ही वो हिम्मत जुटाकर पानी में कूदता है। पानी में कूदते ही नवयुवक सत्वशील टापू की राजकुमारी के पास पहुंच जाता है, जहां वो अपनी सहेलियों और सेविकाओं के साथ गाना गा रही होती है। राजकुमारी को नवयुवक अपना परिचय देता है। कुछ देर बातचीत करने के बाद राजकुमारी सत्वशील को भोजन का निमंत्रण देती है और खाना खाने से पहले पास के ही एक तालाब में स्नान करने का आग्रह करती है। जैसे ही सत्वशील तालाब में नहाने के लिए उतरता है, वो ताम्रलिपि महल की सभा में पहुंच जाता है। एकदम सभा में सत्वशील को देख राजा चंद्रसेन चकित हो जाते हैं। वह उससे पूछते हैं, अरे तुम यहां कैसे? सत्वशील राजा को पूरी घटना के बारे में बताता है। सारी बातें जानने के बाद राजा भी उस टापू में जाने का फैसला लेते हैं। वहां पहुंचकर भूपति चंद्रसेन उस टापू पर जीत हासिल कर लेते हैं। ऐसा होते ही राजा चंद्रसेन को राजकुमारी उस टापू का राजा घोषित कर देती है। राजा टापू को जीतने की खुशी में वहां की पूर्व राजकुमारी और सत्वशील की शादी करवा देते हैं। इस तरह राजा चंद्रसेन सत्वशील के पानी के उपकार को चुकाते हैं। इतनी कहानी बताकर बेताल चुप हो जाता है और विक्रम से पूछता है कि राजा चंद्रसेन और सत्वशील दोनों में से सबसे बलवान कौन था? सवाल सुनते ही विक्रम बोलता है, सत्वशील ज्यादा शक्तिशाली था। बेताल पूछता है, कैसे? तब विक्रम बताता है कि सत्वशील बिना कुछ सोचे समझे ही टापू के पास ध्वज देखकर पानी में कूद जाता है। वहां कूदने पर उसे किसी भी तरह का खतरा हो सकता था, जबकि राजा को पता था कि वहां पानी में कोई खतरा नहीं है। सवाल का जवाब मिलते ही बेताल राजा विक्रम के कंधे से वापस घने जंगल में चला जाता है। कहानी से सीख, हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए और कर्म लगातार करते रहना चाहिए। राजा विक्रमादित्य अपने कंधे पर बेताल को लादने की कई कोशिश कर चुके थे, लेकिन हर बार बेताल कोई कहानी सुनाता और राजा विक्रमादित्य से हाथों से बच निकलता। इस बार भी बेताल ने एक नई कहानी सुनाई। बेताल कहता है, एक बार की बात है, अंगदेश के एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और 3 बेटों के साथ रहता था। एक बार ब्राह्मण ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा कि हमारे तालाब के लिए
एक कछुए की जरूरत है। कल तुम तीनों समुद्र के पास जाकर वहां से कछुआ ले आना। तीनों ने हां कर दी और दूसरे दिन तीनों माता पिता का आशीर्वाद लेकर समुद्र की ओर चल दिए। वहां तीनों का एक विशाल कछुआ दिखाई दिया, लेकिन तीनों में से कोई भी उसे उठाने के लिए तैयार नहीं हुआ। उनमें से सबसे ज्येष्ठ भाई बोला, मैं कछुए को नहीं उठाऊंगा, इससे बहुत गंदी बदबू आ रही है। दूसरे भाई ने कहा, मैं भी इसे नहीं उठाऊंगा, मुझे भी इससे गंदी बदबू आ रही है। तीसरे नंबर के भाई की बारी आई तो उसने कहा, मैं भी इसे नहीं उठा सकता, मैं बहुत कोमल हूं। तीनों में बहस शुरू हो गई और यह मामला राज दरबार तक पहुंच गया। राजा ने कहा, इस प्रकार का मामला मेरी जिंदगी में पहली बार आया है, इसका न्याय मैं कल सुबह करूंगा। आज आप हमारे यहां मेहमान हैं, इसलिए आराम यहां पर ही कीजिए। ये बोलकर राजा ने तीनों को भोजन के लिए निमंत्रण दिया। सभी चाव से खाना खा रहे थे, लेकिन सबसे ज्येष्ठ भाई ने नहीं खाया। राजा ने जब उससे पूछा तो उसने कहा, चावल में से श्मशान में जले हुए मुर्दे की बदबू आ रही है। राजा ने इस बात का पता किया तो मालूम हुआ कि चावल किसी श्मशान के पास के खेत से लाए गए हैं। यह देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सभी लोग खाना खाकर शाम को संगीत सुनने के लिए बैठ गए। तब दूसरे नंबर के भाई ने राजा से निवेदन किया कि वो मृदंग बजाना चाहता है। राजा की आज्ञा से वो गायिका के पास जाकर जैसे ही बैठा तो तुरंत दूर बैठ गया। राजा ने कारण पूछा तो दूसरे नंबर के भाई ने कहा, गायिका से बकरी के दूध की बदबू आ रही है और वो मुझे पसंद नहीं है। जब राजा ने इस बात का पता किया तो मालूम चला कि बचपन में गायिका को बकरी का दूध दिया जाता था। राजा एक बार फिर खुश हो गया। इसके बाद सभी लोग सोने के लिए चले गए। दोनों भाई आराम से सो गए, लेकिन सबसे छोटे भाई को नींद नहीं आ रही थी। राजा ने अपने एक सेवक को आदेश दिया कि जाकर तीनों को देखाओ कि वे सोए या नहीं। सेवक गया तो उसने देखा कि सबसे छोटे भाई के अलावा बाकी दोनों सो गए हैं। सेवक ने यह समाचार राजा को दिया और राजा इसका कारण जानने के लिए खुद वहां पहुंच गया जहां तीनों सो रहे थे। राजा को देखकर तीनों उठ बैठे। राजा ने सबसे छोटे वाले भाई से पूछा, आपको नींद क्यों नहीं आ रही? तब वह बोला, मुझे इस बिस्तर पर कुछ चुभ रहा है। यह सुनकर सेवक ने तीनों के बिस्तर की छानबीन की तो उन्हें कुछ नहीं मिला। तब सबसे छोटे भाई ने सभी बिस्तर को अलग किया और वहां पर एक बाल था। उसने अपना कुर्ता उतारा। सबने देखा कि उस बाल का निशान उसकी पीठ पर बना हुआ था। राजा यह देखकर हैरान हुआ और खुश भी। दूसरे दिन राजा ने न्याय के लिए तीनों को बुलाया। उसने सबसे छोटे वाले को इनाम दिया और बाकी दो को कुछ सोने के सिक्के दिए। राजा ने कहा, आप तीनों में अलग अलग खूबी है और मैं आप तीनों से बहुत खुश हूं। मैं अपने सैनिकों को भेजकर कछुआ आपके घर भिजवा दूंगा। इतना कहकर बेताल ने विक्रम से पूछा, बताओ तीनों भाइयों में से सबसे अधिक नाजुक कौन था? तब विक्रम बोला, सबसे छोटा भाई, क्योंकि हो सकता है कि दोनों ज्येष्ठ भाइयों ने अपने नाजुक होने का दिखावा किया हो, लेकिन सबसे छोटा भाई कितना कोमल है, ये तो राजा ने खुद आंखों से देखा। विक्रम का सही जवाब सुनकर बेताल ने उसकी तारीफ की और अपनी शर्त के अनुसार वापस वन चला गया। कहानी से सीख, कभी भी उन गुणों को उजागर नहीं करना चाहिए जो हम में नहीं है। एक बार की बात है, उज्जैन शहर में एक राजा राज्य करता था। उसका नाम वीरदेव और रानी का नाम पद्मा था। उन दोनों की एक बेटी थी, रूपमती। एक बार रूपमती अपनी सहेलियों और मंत्रियों के साथ राज्य में घूमने निकली। घूमने के साथ साथ वह अपनी प्रजा को कुछ भेंट भी दे रही थी। इतने में एक व्यक्ति ने राजकुमारी को कुछ खूबसूरत वस्त्र भेंट में दिए। राजकुमारी उन वस्त्रों को देखकर बहुत खुश हुई। उसने उस व्यक्ति से पूछा, आपने यह वस्त्र कहां से खरीदे हैं? यह वस्त्र बहुत सुंदर है। इतने में राजकुमारी के मंत्री ने कहा, यह वस्त्र इन्होंने खुद बनाए हैं, ये बहुत महान कलाकार हैं। मंत्री की बात सुनकर राजकुमारी आश्चर्यचकित हो गई।
राजकुमारी ने उस व्यक्ति द्वारा बनाए गए और वस्त्रों को देखने की इच्छा जताई। वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ और राजकुमारी को अपने घर चलने के लिए आमंत्रित किया। राजकुमारी ने निमंत्रण स्वीकार किया और उसके घर जाकर कई वस्त्र देखे। वह बहुत खुश हुई और बोली, मन कर रहा है यहीं रुक जाऊं और आपसे यह कारीगरी सीखूं। इतना कहने के बाद राजकुमारी अपनी यात्रा पूरी करने के लिए फिर निकल गई। राजकुमारी कुछ आगे बढ़ी ही थी कि आगे से एक व्यक्ति आया और उसने राजकुमारी और उनकी सहेलियों को कहा कि आगे वृक्ष के नीचे शेर है। राजकुमारी ने चौंक कर उस व्यक्ति से पूछा, आपको कैसे पता चला? आपने देखा है क्या? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं राजकुमारी, मुझे मेरे पक्षी दोस्त ने जानकारी दी है। राजकुमारी फिर चौंकी। उन्होंने पूछा, क्या आप पक्षियों से बातें करते हैं? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि उसे पक्षियों, जानवरों और पानी में रहने वाले जीवों की भाषा आती है। राजकुमारी यह सुनकर काफी खुश हुई और पंछियों और जानवरों की भाषा सीखने की इच्छा जताकर उन्हें महल आने के लिए आमंत्रित किया। उस व्यक्ति ने कहा, ये पक्षी और जानवर ही उनका परिवार है, वो महल कैसे आ सकते हैं? तो राजकुमारी ने उसकी बात का मान रखते हुए कहा, कभी भविष्य में मौका मिला तो वह खुद उनके पास यह भाषा सीखने आएगी। इतना कहकर वह आगे चली गई। यात्रा लंबी थी। यात्रा करते करते राजकुमारी की तबीयत खराब होने लगी। राजकुमारी को वैद्य के पास ले जाया गया। उस वैद्य ने राजकुमारी को उनके यहां आराम करने को कहा और दवाई दी। उस दवा के सेवन से कुछ ही घंटों में राजकुमारी ठीक हो गई। राजकुमारी ने उस वैद्य का धन्यवाद किया। वहां बैठे अन्य मरीजों ने वैद्य के बारे में राजकुमारी को कई बातें बताई कि वो कैसे सबकी सेवा करते हैं और उनकी दवाइयों से कई लोग ठीक हो गए हैं। ये सब सुनकर राजकुमारी ने वैद्य को कहा, आप बहुत अच्छा और पुण्य का काम कर रहे हैं। मेरा भी मन है कि मैं भी दूसरों की ऐसे ही सेवा करूं। फिर राजकुमारी अपनी यात्रा पूरी करने आगे निकल गई। वह कुछ दूर ही गई थी कि उसका पैर जानवरों के लिए बिछाए गए एक जाल में फंस गया। राजकुमारी मदद के लिए चिल्लाने लगी। उसकी सहेलियां और मंत्री भी मदद के लिए पुकारने लगे। इतने में एक वीर ने अपनी सूझबूझ और तीरंदाजी से राजकुमारी को जाल से बाहर निकाला। राजकुमारी खुश हुई और उसने वीर का धन्यवाद किया। साथ ही उससे दोबारा मिलने की इच्छा जताकर वहां से चली गई। इसके बाद राजकुमारी लंबी यात्रा के बाद महल लौट आई। घर लौटने के बाद राजा ने उन्हें बताया कि आसपास के राज्यों से राजाओं और राजकुमारों के रिश्ते आने लगे हैं। राजकुमारी ने पिता की बात सुनी और कहा कि उन्हें कोई राजा या राजकुमार नहीं, बल्कि कोई साधारण व्यक्ति चाहिए। उन्होंने पिता से कहा, मैंने इस यात्रा में यह जाना कि साधारण मनुष्य भी बहुत ज्ञानी, मेहनती और महान होते हैं। इसलिए मुझे कोई साधारण व्यक्ति ही जीवन साथी के रूप में चाहिए। राजा ने बेटी की बात को मानते हुए स्वयंवर की घोषणा की। उस स्वयंवर की बात उन चारों व्यक्तियों तक भी पहुंची जिनसे राजकुमारी यात्रा के दौरान मिली थी। वो चारों राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंचे। कहानी यहां तक पहुंची ही थी कि हर बार की तरह इस बार भी बेताल ने कहानी को बीच में रोकते हुए विक्रम से सवाल पूछा। बेताल ने पूछा, राजकुमारी के सामने 4 वर थे, एक वस्त्र बनाने वाला कलाकार, एक भाषा ज्ञानी, एक वैद्य और एक वीर। अब बताओ, इसमें से राजकुमारी के लिए सर्वश्रेष्ठ वर कौन था? किसके गले में राजकुमारी ने स्वयंवर की माला पहनाई? जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। राजा विक्रम ने जवाब देते हुए कहा, कलाकार बहुत धनी व्यक्ति था, लेकिन राजकुमारी को धन की क्या कमी, इसलिए राजकुमारी कलाकार का चुनाव नहीं करेंगी। वहीं दूसरा व्यक्ति जो भाषा ज्ञानी है, वह मनोरंजन के लिए ठीक है। तीसरा वैद्य है जो एक अच्छा व्यक्ति है, समाज की सेवा करता है। अगर उसकी तुलना उस वीर से की जाए तो राजकुमारी वीर का ही चुनाव करेंगी। राजा का कोई बेटा नहीं है, इसलिए वीर दामाद ही राज्य की रक्षा कर सकता है। इसलिए राजकुमारी का सर्वश्रेष्ठ वर वो वीर व्यक्ति ही है।
विक्रम की बात सुनकर बेताल खुश हो गया, लेकिन हर बार की तरह विक्रम के बोलते ही बेताल फिर वृक्ष पर जाकर लटक गया। कहानी से सीख: मौका मिलने पर वीर और बुद्धिमान व्यक्ति को अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए। एक बार फिर राजा विक्रमादित्य बेताल को वृक्ष से उतारकर योगी के पास जाने के लिए आगे बढ़ता है। हर बार की तरह इस बार फिर बेताल राजन को एक कहानी सुनाता है। बेताल बताता है कि वीरबाहु नाम का एक राजा था जो छोटे छोटे राज्यों पर राज्य किया करता था। राजा अंगपुर नामक राजधानी में रहता था। उसी राजधानी में अर्थदत्त नाम का एक व्यापारी भी रहता था, जिसकी मदन सेना नाम की एक बेटी थी। व्यापारी की बेटी अक्सर घूमने के लिए बाग में जाया करती थी। एक दिन एक युवक ने मदन सेना को बाग में देखा और देखता ही रह गया। वो मदन सेना से प्रेम करने लगा था और हरदम उसी के ख्यालों में रहता था। एक दिन हिम्मत करके युवक बाग में गया। वहां मदन सेना अकेले बैठी थी। उसने नव युवती को बताया, मेरा नाम धर्म सिंह है और मैं आपकी खूबसूरती पर फिदा हो गया हूं। व्यापारी की बेटी ने उत्तर दिया, मुझसे तुम दूर रहो, मैं किसी और की अमानत हूं। धर्म सिंह उसकी बात नहीं सुनता और उससे विवाह का आग्रह करता है। फिर मदन सेना बताती है, मेरा विवाह समुद्र दत्त के साथ तय हो गया है और मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकती हूं। इतना सुनते ही धर्म सिंह दुखी हो गया। गुस्से में उसने मदन सेना से कहा, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं अपनी नस काट लूंगा। यह सुनकर मदन सेना बहुत घबरा गई। मदन सेना ने उसे वचन दिया कि वो ठीक 5 दिन बाद उससे मिलने के लिए आएगी। यह सुनकर धर्म सिंह खुश हो गया। 5वें दिन मदन सेना का विवाह समुद्र दत्त से होना था। विवाह के सारे रीति रिवाज पूरे करने के बाद मदन सेना अपने पति समुद्र दत्त के घर चली गई, लेकिन उसे धर्म सिंह को दिया हुआ अपना वादा याद था। पति जैसे ही मदन सेना के पास जाता है तो वह उससे कहती है कि मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। वो बताती है, मुझे एक आदमी से मिलने जाना है जिसे मैंने शादी से पहले आज के दिन मिलने का वचन दिया था। यह बात सुनकर समुद्र दत्त बहुत दुखी हो गया। उसने सोचा कि ऐसी महिला पर तो धिक्कार है जो पहले दिन ही दूसरे आदमी के पास जाना चाहती है। इसे अगर मैं रोकूंगा तो भी यह चली ही जाएगी। ऐसा सोचकर समुद्र दत्त ने उसे जाने की इजाजत दे दी। पति से जाने की आज्ञा मिलने के बाद मदन सेना तेजी से उस आदमी के घर की ओर जाने लगी। दुल्हन के वस्त्रों में जाती महिला को देखकर एक चोर ने उसे रोक दिया और बोला, कहां चली? मदन सेना भयभीत हो गई। उसने चोर को कहा, तुम मेरे गहने ले लो और मुझे जाने दे। चोर ने कहा, मुझे तेरे गहने नहीं बल्कि तू चाहिए। मदन सेना ने सारी बात बताते हुए कहा, पहले मैं धर्म सिंह से मिलने जाऊंगी, उसके बाद मैं लौटकर तुम्हारे पास आऊंगी। चोर ने पूछा, तुम शादी के पहले दिन ही अपने पति को त्याग कर क्यों जा रही हो? कन्या ने जवाब दिया कि वो अपने पति की इजाजत लेकर जा रही है। यह सुनकर चोर ने कहा, जब तुम्हारा पति तुम्हें भेज सकता है तो जाओ, मैं भी तुम्हें जाने देता हूं, पर वहां से लौटकर सीधे तुम मेरे पास आना। मदन सेना चोर को वचन देकर उस आदमी के पास जाने के लिए चलने लगी। उधर मदन सेना का पति और चोर दोनों उसका पीछा कर रहे थे। चलते चलते मदन सेना धर्म सिंह के घर पहुंच गई। उसने मदन सेना को शादी के वस्त्रों में देखकर पूछा, अरे तुम मुझसे विवाह करने के लिए शादी का वस्त्र पहनकर आई हो? मदन सेना ने उसे बताया कि उसकी शादी हो गई है। इतना सुनते ही उस आदमी ने कहा, तुम कैसे अपने पति से बचकर यहां आ गई? मदन सेना ने उसे सारी बात बता दी कि वो किस तरह अपने पति से इजाजत लेकर आई है। ये सुनते ही धर्म सिंह ने कहा, तुम्हारे पति ने इतने विश्वास के साथ तुम्हें आने दिया है और अब तुम शादी करके किसी और की अमानत बन गई हो। प्रेम तो मैं तुमसे बहुत करता हूं, लेकिन किसी और की स्त्री को हाथ नहीं लगा सकता। इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले, तुम जाओ अपने पति के पास। चोर और मदन सेना का पति दोनों छुपकर उनकी सारी बातें सुन रहे थे।
जैसे ही मदन सेना धर्म सिंह के घर से बाहर निकलती है तो वह दोनों भी अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। मदन सेना उस आदमी के घर से निकलकर सीधा चोर के पास पहुंचती है। चोर उसे देखकर मन में सोचता है, यह कितनी पवित्र है, इसके साथ कुछ भी करना गलत होगा। साथ ही उसे धर्म सिंह के घर की बात भी याद आ जाती है। वो मदन सेना की सच्चाई और धर्म सिंह के त्याग को देखकर प्रभावित होता है और कहता है, जाओ अपने पति के पास, यहां क्या कर रही हो? ऐसा कहकर चोर मदन सेना को उसके घर तक पहुंचा देता है। बेताल मदन सेना की कहानी रोककर राजा से पूछता है, हे राजन, अब यह बताओ, इन तीनों में से सबसे महान त्याग किसका है? विक्रमादित्य कहता है, बेताल, सबसे महान त्याग चोर ने किया है। इतना सुनते ही वो राजा से पूछता है, कैसे? विक्रमादित्य कहता है, सुन बेताल, मदन सेना का पति उसे यह सोचकर जाने देता है कि यह दूसरे व्यक्ति के प्रति आकर्षित है। ऐसी स्त्री का क्या करना? धर्म सिंह उसे दूसरे की पत्नी समझकर त्याग देता है और उसे यह बोध भी था कि वह पाप कर रहा है। साथ ही इस बात का भय भी रहा होगा कि मदन सेना का पति सुबह होते ही उसे राजा से कहकर दंड न दिलवा दें। चोर को किसी बात का भय नहीं था। गहने से लदी स्त्री को उसने त्याग दिया। वो हमेशा से ही पाप कर्म करते आ रहा था, इस बार भी कर लेता तो उसका कुछ नहीं जाता। इसी वजह से चोर का त्याग महान है। राजा का जवाब सुनकर बेताल बेहद खुश हुआ और बोला, राजन, तूने मुंह खोल दिया, अब मैं चला। इतना कहकर बेताल एक बार फिर से वृक्ष पर चला जाता है। कहानी से सीख, किसी भी मुसीबत में अपने चरित्र और आत्मविश्वास को नहीं खोना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल की वीडियो में। इस बार राजा विक्रमादित्य बेताल को फिर से वृक्ष से उतार कर ले जाते हैं। रास्ते में बेताल राजा से कहता है, मार्ग बहुत लंबा है, चलो मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं, इसे तुम ध्यान से सुनना। बेताल बताता है, एक समय की बात है, गौर नाम के देश में गुणशेखर राजा का राज हुआ करता था। राजा इतना बलवान था कि उसकी चर्चा दूर दूर के राज्यों तक फैली हुई थी। उस राजा की 3 सुंदर बेटियां थीं। तीनों इतनी कोमल थीं कि राजा को अक्सर उनकी चिंता लगी रहती थी। राजा की सबसे ज्येष्ठ पुत्री इतनी कोमल थी कि चांद के प्रकाश से ही उसके शरीर पर छाले हो जाते थे। दूसरी बेटी को गुलाब के फूल जैसी नाजुक चीज के टकराने पर भी चोट लग जाती और खून बहने लगता था। तीसरी बेटी के कानों में किसी के चलने या कुछ कूटने की आवाज पहुंचते ही उसके हाथ पांव पर छाले हो जाते थे। हर कोई उनकी इस कोमलता के बारे में सुनकर हैरान रह जाता था। कई राजकुमार उनसे शादी भी करना चाहते थे, लेकिन उनकी कोमलता के बारे में जानकर पीछे हट जाते। राजा को उनकी शादी की चिंता सताने लगी। उन्हें लगने लगा कि इस कठोर संसार में उसकी कोमल बेटियां कैसे जी पाएंगी। तब राजा ने फैसला लिया कि वो सबसे पहली बेटी को हरदम छांव में ही रखेंगे, ताकि किसी तरह की रोशनी की वजह से उसके शरीर पर छाले न हो। राजा ने दूसरी बेटी को हल्के वस्त्रों और गहनों के साथ ऐसी जगह रखने का फैसला किया जहां कोई भी चीज उससे न टकराए। राजा ने तीसरी बेटी को ऐसी जगह रखा जहां किसी की भी आवाज न पहुंच पाए। इसी दौरान एक बगल के राज्य का राजकुमार उनकी कोमलता के बारे में सुनने के बाद गौर देश पहुंच गया। उसने सबसे पहली राजकुमारी के चेहरे को गुलाब के फूल का स्पर्श कराया, जिससे राजकुमारी के चेहरे पर घाव के निशान बन गए। राजकुमार हैरान रह गया। इसके बाद उसने दूसरी राजकुमारी को चांदनी रात में बाहर जाने को कहा, लेकिन जब राजकुमारी ने मना कर दिया तो वो उसे रोशनदान के पास ले गया, जहां चांद की रोशनी आ रही थी। चांद की रोशनी राजकुमारी पर लगते ही उसके शरीर पर छाले हो गए। अगले दिन राजकुमार ने सभी लोगों से मसाला कूटने के लिए कहा, जिसकी आवाज सुनकर सबसे छोटी राजकुमारी बेहोश हो गई। इतनी कहानी सुनाकर बेताल एकदम चुप हो गया और राजा विक्रम से पूछा,
महाराज, ये बताइए कि इन तीनों राजकुमारियों में से सबसे अधिक कोमल कौन है और राजकुमार कौन सी राजकुमारी से विवाह करेगा? सवाल सुनने के बाद भी राजा विक्रमादित्य ने कोई जवाब नहीं दिया। गुस्से में बेताल ने कहा, राजन, जवाब पता होने पर भी आप उत्तर नहीं देंगे तो मैं अपने तेज से आपका सिर अलग कर दूंगा। इतना सुनने के कुछ देर बाद राजा बोले, तीसरी राजकुमारी सबसे अधिक सुकुमारी और कोमल है, क्योंकि बिना कुछ किए ही उसके हाथ पैर पर छाले हो रहे थे और वो बेहोश हो रही थी। वो सिर्फ तन से नहीं मन से भी कोमल है। इसी वजह से राजकुमार सबसे छोटी राजकुमारी से शादी करेगा। जवाब मिलते ही बेताल राजा विक्रम की पीठ से जाकर फिर से वृक्ष पर जाकर लटक जाता है और राजा उसके पीछे पीछे जंगल की ओर भागते हैं। कहानी से सीख, इंसान को अपना मन साफ रखना चाहिए। साफ मन वाले लोग दूसरों के दुख को पहचान लेते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल की वीडियो में। कई असफलताओं के बाद राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर बेताल को योगी के पास ले जाने की कोशिश में अपनी पीठ पर लादा और चल दिए। रास्ता काटने के लिए बेताल ने फिर से राजा को एक नई कहानी सुनानी शुरू की। बहुत पुरानी बात है, यशकेतु नाम के राजा पुण्यपुर नामक राज्य में राज्य करते थे। उनका सत्यमणि नाम का एक दीवान था। सत्यमणि बहुत ही समझदार और चतुर मंत्री था। वह राजा का सारा राजपाट संभालता था और विलासी राजा मंत्री पर सारा भार देकर भोग में रहा करता था। राजा के भोग विलासिता में होते अधिक खर्च की वजह से राजकोष का धन कम होने लगा। प्रजा भी राजा से नाराज रहने लगी। जब मंत्री को इस बारे में पता चला कि सब राजा की निंदा कर रहे हैं तो उसे बहुत दुख हुआ। फिर जब उसने देखा कि राजा के साथ उसकी भी निंदा हो रही है तो उसे बहुत बुरा लगा। सत्यमणि ने अपने आप को शांत करने के लिए तीर्थ यात्रा पर जाने के बारे में सोचा। इस बारे में उसने राजा से बात की और आज्ञा लेकर वह तीर्थ यात्रा पर निकल गया। सत्यमणि चलते चलते एक समुद्री तट पर पहुंच गया। पूरा दिन बीत गया और रात हो चुकी थी। उसने सोचा कि आज रात यहीं रुककर आराम कर लेता हूं। ये सोचकर वह एक वृक्ष के नीचे सो गया। आधी रात को जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि समुद्र से एक जगमगाता वृक्ष निकल रहा है। उस पर तरह तरह के हीरे जवाहरात लगे हुए थे। उस वृक्ष पर वीणा बजाती एक सुंदर सी कन्या बैठी थी। इस नजारे को देख सत्यमणि को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। देखते ही देखते अचानक वह वृक्ष और उस पर बैठी कन्या गायब हो गई। इस सब के बाद वह हक्का बक्का रह गया और उल्टे पैर अपने नगर की ओर भाग गया। जब वह राज्य पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी अनुपस्थिति की वजह से राजा के सारे लोभ छूट गए हैं। उसने राजा को पूरा किस्सा सुनाया। दीवान की यह बात सुनकर राजा के मन में उस कन्या को पाने की लालसा पैदा हो गई। उसने सारा राज्य दीवान के भरोसे कर दिया और खुद साधु का भेष बनाकर उस समुद्री तट पर जा पहुंचा। जब रात हुई तो राजा को भी वह हीरे मोती से भरा वृक्ष दिखा। वह कन्या अब भी उस वृक्ष पर बैठी हुई थी। राजा तैरता हुआ उस कन्या के पास जा पहुंचा और उसे अपना परिचय दिया। फिर उसने कन्या से उसके बारे में पूछा। कन्या ने कहा, मेरा नाम मृगांकवती है और मैं राजा गंधर्व विद्याधर की पुत्री हूं। फिर राजा ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और कन्या ने कहा, आप जैसे महान राजा की रानी बनकर मेरा जीवन सफल हो जाएगा राजन, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं हर कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी और अष्टमी को एक राक्षस के पास जाती हूं जो मुझे निगल लेता है। आपको उस राक्षस को खत्म करना होगा। राजा यशकेतु ने तुरंत यह शर्त मान ली। इसके बाद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी आई तो मृगांकवती रात को बाहर निकली। उसके साथ राजा भी गया और छिपकर उस राक्षस का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद राक्षस वहां आया और कन्या को निगल गया। यह देखकर राजा ने राक्षस पर हमला किया और अपनी तलवार से उसका पेट चीरकर मृगांकवती को जीवित बाहर निकाल लिया। इसके बाद राजा ने उससे पूछा
कि यह सब क्या है। इस पर मृगांकावती ने उत्तर दिया कि मैं हर अष्टमी और चतुर्दशी के दिन यहां शिव पूजा करने आती हूं, और जब तक मैं घर नहीं लौटती मेरे पिता मेरे बिना कभी भोजन नहीं करते। एक बार मुझे घर पहुंचने में देर हो गई और पिताजी को अधिक देर तक भूखा रहना पच गया। जब मैं घर लौटी तो वह बहुत गुस्सा थे और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जब भी मैं चतुर्दशी के दिन पूजा करने जाऊंगी तो एक राक्षस मुझे निगल लेगा, फिर मैं उसका पेट चीर कर बाहर निकल आया करूंगी। जब मैंने उनसे श्राप से मुक्त करने की विनती की तो उन्होंने कहा कि जब पुण्यपुर के राजा मुझसे विवाह करने के लिए उस राक्षस का वध करेंगे तो मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगी। कन्या के श्राप मुक्त होने के बाद राजा उसे अपने साथ अपने राज्य ले आए और धूमधाम से उसके साथ शादी की। इसके बाद राजा ने दीवान को सारी कहानी सुनाई और यह सब सुनकर दीवान की मृत्यु हो गई। इतना कहकर बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, हे राजन, अब तुम यह बताओ कि यह सब सुनकर दीवान की मृत्यु क्यों हुई थी। विक्रम ने कहा, दीवान की मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि उसने सोचा कि राजा फिर से स्त्री लोभी हो जाएगा और उसके भोग विलास के कारण राज्य की दशा फिर से खराब हो जाएगी। उस कन्या के बारे में राजा को न बताना ही बेहतर था। राजा विक्रम ने जैसे ही उत्तर दिया, बेताल फिर से वृक्ष की ओर चला गया और जाकर उस पर उल्टा लटक गया। वहीं राजा विक्रमादित्य एक बार फिर बेताल के पीछे वन की ओर चले गए। कहानी से सीख, किसी भी व्यक्ति को भोग विलास में इतना नहीं रहना चाहिए कि उसका सब कुछ खत्म हो जाए। अपनी स्थिति और जरूरत के हिसाब से ही चीजों को करना अच्छा होता है। हम आशा करते हैं कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल की वीडियो में।